Hello and welcome everyone to the Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. It's 16th of August. Hope you all are fine. Without getting delay, let's get started. Our first news is PM calls for secular civil court in Independence Day speech. ये पूरा आर्टिकल क्या कह रहा है? In his 11th successive Independence Day address from the ramparts of the Red Fort, Prime Minister Narendra Modi on Thursday gave a renewed push to the BJP's ideological aim of the Uniform Civil Code, reframing the idea as a secular civil code enshrined in the Constitution and a way of ensuring equality before the law for all. इस पूरे आर्टिकल में जो कल इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में अवर प्राइम मिनिस्टर ने जो भी चीज़ें डिस्कस की थी उसका एक लिस्ट दिया गया है जिसमें से एक टॉपिक क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड आगे क्या बात की है उन्होंने द नीड ऑफ द आवर इज अ सेक्युलर सिविल कोड ओनली then we will be free of discrimination on the basis of religion. It is our duty to fulfill the vision of our constitution makers, the Prime Minister said. Again ये statement जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड ही है. यूनिफॉर्म सिविल कोड को रिफ्रेम करके बोला जा रहा है सेक्युलर सिविल कोड. जो अगली बात कही गई वो ये है द रेप एंड मर्डर ऑफ अ डॉक्टर इन कोलकाता मिस्टर मोदी फ्लैग्ड द इशू ऑफ वुमेन सेफ्टी. ही टॉक्ड अबाउट द वुमेन सेफ्टी. वी कैन सी जो कंट्री में अभी जो केस हुआ है कोलकाता में डॉक्टर का मर्डर से रिलेटेड और उनके रेप से रिलेटेड उस इशू पर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वुमेन सेफ्टी पर बात की गई. Then Mr. Modi also referred to force of anarchy and wanted to destabilize the country, especially economically, again on unnamed reference to the report by Hindenburg Research. Hindenburg Research ने पहले हमारे अडानी ग्रुप को टारगेट किया, अब वो सेबी की चीफ को टारगेट कर रहे हैं. तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कहना ये है कि हमें अपनी जो कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रखनी है. किसी हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है इसके बेसिस पे हमारी स्टेबिलिटी नहीं खराब होनी चाहिए. इन पूरे अगर इश्यूज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू अगर देखें तो वो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम डिटेल से समझते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है. If we discuss about Uniform Civil Code refers to a single law for the entire country applicable to all religions, communities in their personal matter such as marriage, divorce, inheritance, adoption, etc. क्या होता है कि जैसे इंडिया डाइवर्स कंट्री है, इंडिया की डाइवर्सिटी हम एज अ रिस्पेक्ट एज अ उसे हम चेरिश करते हैं. तो सिमिलरली उस डाइवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी रिलीजन्स हैं सबके अपने सेट ऑफ रूल्स हैं. किस चीज़ों को लेकर? मैरिज को लेकर, डाइवोर्स को लेकर, इनहेरिटेंस को लेकर और एडॉप्शन को लेकर. इन सारे सेक्टर्स में सबके अपने अपने पर्सनल लॉज हैं. इन सब लॉज के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं. बट बात क्या की जा रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा सिंगल लॉ होगा जो पूरी कंट्री में पूरी कम्युनिटी के ऊपर यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा. It is intended to replace the system of fragmented personal laws which currently govern interpersonal relationships and related matters within different religious communities. अभी जैसे रिलीजियस कम्युनिटीज के अंदर अलग अलग पर्सनल लॉज के थ्रू सारी चीज़ें सारे सेक्टर्स गवर्न होते हैं. तो उन सब फ्रेगमेंटेड पर्सनल लॉज को खत्म करके हम एक यूनिवर्सल और सेक्युलर सिविल कोड की बात कर रहे हैं. अगर इसका बेसिस देखा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इसका कहीं बेसिस है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं कहीं ना कहीं उनकी भी ये चाह रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई किया जाए. तो क्या कहीं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है?
Then the answer is yes. Article 44 of the Constitution lays down that the state shall endeavor to secure the uniform civil code for the citizens throughout the territory of India. आर्टिकल 44 दैट इज डीपीएसपीज। डीपीएसपीज में ये मेंशन किया गया है कि जो स्टेट है या जो इंडिया है उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को एंडिवर करना चाहिए, हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि सारी जो रिलीजियस फ्रेगमेंटेड लॉज हैं उनको हटा के एक सब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो, सबके माइंड में क्लियरिटी हो कि किस चीज को लेके क्या लॉ बनाया गया है। ठीक है, तो अब मेंशन अगर इस पूरे पेज की लिस्ट देखी जाए तो हमने समझा यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है और इसका डिस्क्रिप्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन किया गया है। साथ ही साथ आर्टिकल 38 एप्लीकेबिलिटी की भी बात करता है कि जैसे हमने देखा आर्टिकल 44 में बोला गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, लेकिन वहीं अगर एप्लीकेबिलिटी की बात की जाए तो जो डीपीएसपीज है वो मैंडेटरी नहीं है या फिर वो जस्टिसिएबल नहीं है। आप किसी डीपीएसपी को लेके कोर्ट के पास नहीं जा सकते हो कि भाई हमारा ये जो डीपीएसपी है ये हमें राइट देता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, बट अभी तक क्यों नहीं बनाया गया है। तो ऐसा नहीं होता, दीज आर नॉट जस्टिसिएबल। ये सिर्फ एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि एक स्टेट के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए अपनी पॉलिसीज में इंक्लूड करने चाहिए। Personal laws subject such as marriage, divorce, inheritance come under the concurrent list of the Constitution. We all know जो कॉन्स्टिट्यूशन के स्केड्यूल्स है, स्केड्यूल 7 में 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है जिस पर यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ फॉर्म करती है। उसके बाद आती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाती है। फिर आती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉज बना सकती हैं। सिमिलरली जो पर्सनल लॉ है जैसे कि डाइवोर्स, मैरिज एंड इनहेरिटेंस, ये कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, बोथ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर एन्यूमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जो हिंदू पर्सनल लॉज है उसके 4 पार्ट्स हैं। हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। जब एक कम्युनिटी के 4 लॉज हैं, सिमिलरली इंडिया में इतनी सारी कम्युनिटीज हैं, हर कम्युनिटी का डिफरेंट डिफरेंट लॉज होता है। उन सबको समझना, उन सबको जस्टिफाई करना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स देता है वो सब पर खरे उतर रहे हैं या नहीं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए डिमांड की जा रही है किसकी, यूसीसी की। Muslim personal laws are not codified per se and are based on their religious text. Through certain aspects of these are expressly recognized in acts such as Shariat Application Act 1937. जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके लॉज किसके अकॉर्डिंग गवर्न होते हैं, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के एक्ट के तहत, और डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, देन मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019। सिमिलरली ऐसे हर एक कम्युनिटीज के लॉज रहते हैं, किसी कम्युनिटी के कोडिफाइड है, किसी कम्युनिटी के नहीं है। आखिर हमें यूसीसी की जरूरत क्या है, व्हाई वी नीड यूसीसी? A uniform civil code would provide equal status to all citizens irrespective of the community they belongs to. We all know हमारा fundamental right है कि हम सब we all are equal. So उन सबको equal status provide करने के लिए यूसीसी की जरूरत है। First thing. Second, personal laws of different religions are widely divergent and there is no consistency in how issues like marriage, succession and adoption are treated for people belonging to different communities, which is contradictory to Article 14 of the Constitution, which guarantees equality before the law. Article 14 क्या कहता है? Equality before the law and equal protection of law. Similarly, अगर हर कोई अपने लॉ अलग अलग डाइवर्जेंट लॉज रखेगा तो उसे लॉ के सामने इक्वालिटी प्रोवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। पर्सनल लॉज बिकॉज दे डिराइव फ्रॉम ट्रेडिशन एंड कस्टम also tend to give undue advantage to men. This becomes evident in examples such as Muslim men being allowed to marry multiple wives,
but women being forbidden from having multiple husbands. हम सब जानते हैं जो इंडिया है वो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है. दैट मीन्स इंडिया जो है ट्रेडिशनली या एंशियंट कस्टम्स में कहीं ना कहीं पैट्रियार्की एग्जिस्ट कर चुकी है. वही चीज हमारे रिलीजियस, अगर हम चीजों को रिलीजियसली देखते हैं तो वो चीज कहीं ना कहीं डोमिनेट कर सकती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मुस्लिम कम्युनिटी में मुस्लिम मैन को अलाउ किया गया है मल्टीपल वाइफ रखने के लिए, बट मुस्लिम वुमेन को अलाउ नहीं किया गया है मल्टीपल हस्बैंड्स रखने के लिए. तो ये भी कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन है. इसलिए इन डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए भी हमें किसकी जरूरत है? यूसीसी की. अब यूसीसी के कुछ क्रिटिसिज्म है. ऑल्दो इट reinforces equality before the law, the idea of a UCC clashes with the right to freedom of religion provided under Article 25 of the Constitution. जहां एक जगह आर्टिकल 14 बात करता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, वहीं दूसरा आर्टिकल 25 कुछ रिलीजियस फ्रीडम की भी बात करता है. इंडिया जो है वो सेक्युलर कंट्री है. मतलब इंडिया में हर एक रिलीजन को उतना ही इम्पोर्टेंस दिया गया है जितना कि किसी एक रिलीजन को. इंडिया किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है. ईच रिलीजन आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द स्टेट. इसलिए उस रिलीजियस फ्रीडम को कहीं अब्रिज ना किया जाए, कहीं उसकी कंडीशन पे ना हम यूसीसी इम्प्लीमेंट करें. एक वो क्रिटिक आता है सामने यूसीसी को लेकर. Separate personal laws are one of the way in which people have exercised their right to practice their own religion, which has been particularly important for minorities. Minorities जो हैं वो कहीं ना कहीं जो रिलीजियस कल्चर है वही उनके ट्रेडिशन में, उनके वे ऑफ लिविंग में हमें दिखता है. अगर हम उन सबको कोडिफाई करके एक कर देंगे तो ये रिलीजियस माइनॉरिटीज या कोई भी माइनॉरिटीज के लिए भी एक थ्रेटन की बात है, थ्रेटन या डर की बात है कह सकते हैं. द यूसीसी कुड बिकम अ टूल टू इरोड दिस राइट, सप्रेस माइनॉरिटीज एंड होमोजेनाइज कल्चर. अगर यूसीसी इम्प्लीमेंट हो जाता है तो हो सकता है कि जो माइनॉरिटीज के राइट्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं सप्रेस किया जाए और जो कल्चर है वो होमोजीनस हो जाए. होमोजीनस मतलब अभी क्या है, डाइवर्सिटी है, हेट्रोजीनस कल्चर है. हर एक कम्युनिटी के अपने लॉज, अपने कल्चर, अपना वे ऑफ लिविंग, ट्रेडिशन, खाने पीने का तरीका, पहनने का तरीका, रहने का तरीका, सब चीज अलग है. सब चीज में हमें डाइवर्सिटी दिखती है. एक ये भी डर है कि यूसीसी के आने के बाद कहीं ये डाइवर्सिटी खत्म ना हो जाए और होमोजीनियस कल्चर ना डेवलप हो जाए. अब वे फॉरवर्ड देखें तो हमें क्या करना चाहिए? A progressive and broad-minded outlook should be encouraged among the people to understand the spirit of the UCC. For this, education, awareness and sensitization programs must be taken up. Meanwhile, discriminatory personal laws should be amended, abolished accordingly. सबसे पहले तो हमें यूसीसी के लिए सबको एजुकेट करना चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि आखिर यूसीसी क्या है, ताकि लोग एक माइंडसेट बना के चले कि हाँ भाई ये कहीं ना कहीं हमारे लिए यूजफुल है. और इसी बीच ऐसे लॉज जो कि अमेंड करने चाहिए जो कि डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, मेल फीमेल में या कम्युनिटी वाइज डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ऐसे लॉज को अमेंड करना चाहिए, एबॉलिश करना चाहिए. The Law Commission in its report titled Reform of Family Law 2018 had suggested that the best way forward would be to preserve the diversity of personal laws while ensuring that they do not contradict fundamental rights. लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी आई थी जिसने ये भी कहा था कि हमें जो डाइवर्सिटी है उसे भी प्रिजर्व करना है और ऐसा भी ना हो कि फंडामेंटल राइट को कहीं ना कहीं वो हैम्पर करे. तो नीड क्या है आखिर इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने की और एक ब्लेंडेड सॉल्यूशन फाइंड करने की. The report suggested that by codifying different personal laws, one can arrive at certain universal principles that prioritize equity rather than blanket imposition of a uniform civil code. So ये रहा हमारा यूसीसी का वे फॉरवर्ड. यूसीसी एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है और इससे प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं अगर हम यूपीएससी हैक को क्रैक करें तो. इसलिए आप इस टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से समझिए. हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है? डिजिटल प्लेटफॉर्म ड्रिवन बाय ड्रोन मैपिंग टू रिवाइव सोलर पावर स्कीम.
with delays plaguing the 34,000 crore PM Kusum program launched to boost solar energy infrastructure in agriculture, states have begun experimenting with alternative approaches to improve adoption. The Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha एवं उत्थान महाअभियान, इस आर्टिकल में पीएम कुसुम योजना के बारे में डिस्कशन किया गया है, जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है? पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना एक स्कीम है जिसका टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाना। कहीं ना कहीं जो हमारा एक ब्रॉडर पिक्चर में टारगेट देखें, हमने टारगेट सेट कर रखा है 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन एमिटर बनेंगे। उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। उसमें से एक छोटा स्टेप क्या है? पीएम कुसुम। पीएम कुसुम योजना जो है वो फार्मर्स के लिए बनाई गई है, जिसके अंतर्गत फार्मर्स को सोलर एनर्जी की तरफ ज्यादा शिफ्ट होने की बात की जा रही है। बेसिकली क्या होता है पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत, एक जैसे जो फार्मर्स के छोटे छोटे लैंड्स रहते हैं, उन लैंड्स को एक बड़े ग्रिड से कनेक्ट किया जाएगा। सपोज ये फार्मर्स के छोटे छोटे लैंड्स हैं, ठीक है, और ये एक बड़ा ग्रिड सिस्टम है। इस छोटे छोटे फार्म्स में छोटे छोटे ग्रिड लगाए जाएंगे जो कि सोलर बेस्ड होंगे, और इन ग्रिड्स को लास्ट में इस बड़े ग्रिड से, सेंट्रल ग्रिड से कनेक्ट किया जाएगा। पहला जो इस स्कीम है, इसका पहला कंपोनेंट तो ये है कि फार्मर्स को ग्रिड्स प्रोवाइड करना जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब हर एक छोटे फार्म में उनका अपना ग्रिड हो, ठीक है। इसमें भी दो कंपोनेंट्स हैं कि फार्मर या तो अपनी जो डिग्रेडेड लैंड है, जो फर्टाइल नहीं है, उस पे ग्रिड लगा सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर उसकी पूरी लैंड फर्टाइल है तो उसे एयर में जो ऐसा ग्रिड प्रोवाइड करना जो कि उसकी फर्टाइल लैंड को कम ना करे और उसे थोड़ा सा एयर में ही या ऐसे कम एरिया का यूज करके उसे स्टैब्लिश किया जाए, ठीक है। पहला कंपोनेंट ये हुआ। दूसरा कंपोनेंट क्या हुआ कि जो फार्मर्स हैं उनके पास एग्रीकल्चरल जो पंप्स हैं, जो पंप्स फार्मर यूज करते हैं, वो अभी पूरे इलेक्ट्रीफाइड नहीं है, मतलब वो कहीं ना कहीं डीजलाइज एग्रीकल्चरल पंप्स यूज करते हैं, ऐसे पंप्स जिनमें डीजल का यूज होता है। सो फार्मर्स को ऐसे पंप्स प्रोवाइड करना जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हों, ठीक है। तो इस तरह से कुसुम योजना जो स्कीम है, कुसुम स्कीम है, वो क्या बात करती है? पहला तो एनर्जी की सिक्योरिटी है, दूसरा हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो, तीसरा जो हमारा टारगेट है उसे 2070 तक जीरो कार्बन एमिटर बनने का, उसको अचीव करने में हमें हेल्प मिलेगी। चौथा जो हमारे फार्म लैंड्स हैं, जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसे डीजलाइज करना, मतलब कि ऐसे एग्रीकल्चर पंप्स अगर हम यूज करें जिसमें डीजल का यूज हो रहा है, उसे बंद करके, मतलब फॉसिल फ्यूल का यूज कम करके हम सोलर फ्यूल की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो, ठीक है। इस पूरे आर्टिकल में हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी पीएम कुसुम योजना, जिसे हमने समझ लिया। पीएम कुसुम योजना से रिलेटेड एक चैलेंज भी डिस्कस किया गया है कि अगर राजस्थान और गुजरात वाले एरिया की बात की जाए तो उस एरिया में तो चलो ऐसी लैंड जो कि फर्टाइल नहीं है, जो कि फार्मर्स के लिए ज्यादा बेनिफिट नहीं दे पाती है, ऐसी लैंड तो है उस एरिया में। बाकी अगर पूरे इंटायर इंडिया की बात करें, जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, ऐसे एरियाज में ऐसी लैंड हमारे पास अवेलेबल नहीं है जिसपे हम स्पेशली ग्रिड इंस्टॉल करें और अपनी उस लैंड का जो पूरा एरिया है उसे कम करें। इसलिए इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ड्रोन मैपिंग का यूज़ करेंगे, ताकि हमें ऐसे एरियाज का पता चले और जो हमारी पीएम कुसुम योजना है उसे हम और एफिशिएंटली अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। दिस आर्टिकल वाज अबाउट दैट। लेट्स मूव ऑन, लेट्स गेट टू नेक्स्ट आर्टिकल। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है? इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स फाइंड न्यू मेथड टू प्रिडिक्ट एम्पलीट्यूड ऑफ नेक्स्ट सोलर साइकिल।
अब बात करते हैं व्हाट इज स्पेस वेदर। स्पेस वेदर क्या होता है? द मेन कंपोनेंट्स ऑफ स्पेस वेदर आर द सोलर विंड, कोरोनल मास इजेक्शंस एंड सोलर फ्लेयर्स। ऐसा है कि जो हमारा स्पेस है वहां पे जो मेन एनर्जी सोर्स है सन, उससे कई बार सोलर फ्लेयर्स या मैग्नेटिक विंड्स या सोलर विंड्स आती हैं जो अर्थ की तरफ आती हैं, जिससे कि कई बार पोल्स में हमें कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है, या पूरे अर्थ का जो सिस्टम है, जो जीपीएस सिस्टम है, सैटेलाइट से रिलेटेड सिस्टम्स हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम पहले से प्रिडिक्ट कर लेंगे तो जो इनका एम्पलीट्यूड है, जो इन चीज़ों का इफेक्ट है, वो हम कम कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल इस बात का डिस्कस करता है। ठीक है, अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। इंस्टिल फियर ऑफ डेथ इन दोज हु अटैक वुमेन, मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का एक स्टेटमेंट आया है जो कि कोलकाता के डॉक्टर के रेप एंड मर्डर केस पर बेस्ड है कि क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन शुड बी इन्वेस्टिगेटेड स्विफ्टली एंड स्ट्रिंजेंट punishment given to those who committed such acts। अगर कोई पर्सन ऐसे एक्ट कमिट कर रहा है, ये हमारे लिए बहुत शर्मसार बात है या शर्म वाली बात है कि इंडिया के इंडिपेंडेंस को इतने ईयर्स हो चुके हैं, स्टिल हमारे सामने ऐसे एक्ट्स आ रहे हैं जो कि बहुत हीनियस है। इस एक्ट पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का स्टेटमेंट आया है कि हमें ऐसे लोगों को बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देनी चाहिए ताकि और कोई इंसान ऐसे एक्ट करने के बारे में सोचे भी ना। अगला आर्टिकल, अवर कंट्री इज बिकमिंग सेल्फ रिलायंट इन डिफेंस। अगर इंडिया इज बिकमिंग आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट एंड emerging एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी said in his Independence Day address on Thursday. He said defense export had touched a record high of this much crore in the financial year. India was earlier a victim of terror attacks. Today it is strong and bold. The armed force give a benefit reply to anyone who tries to harm us. Gives a gives a befitting reply। मतलब ऐसा है कि पहले जो इंडिया था वो टेरर अटैक से डरता था कि कहीं इंडिया के ऊपर कोई टेरर अटैक ना हो जाए, बट आज की डेट में अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें, डिफेंस सेक्टर ने इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया कि इंडिया को अब टेरर अटैक से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इंडिया का डिफेंस सेक्टर सेल्फ रिलायंट हो चुका है। उसमें इंडिजीनियस कंपनीज इतनी आ गई हैं जो खुद से डिफेंस सिस्टम क्रिएट करती हैं और हमारी इंडिया की सिक्योरिटी को इंश्योर करती है। इंडिया के डिफेंस सेक्टर ने कई सारी ऐसी पॉजिटिव लिस्ट जारी की है। पॉजिटिव लिस्ट मतलब ऐसे कंपोनेंट्स या ऐसी चीजें जिससे हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे। तो दिन ब दिन वो लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। इंडिया इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को ही इस्तेमाल कर रहा है डिफेंस सेक्टर में। अगला आर्टिकल, कट जीएसटी फॉर डिजिटल न्यूज सब्सक्रिप्शन, आई एंड बी मिनिस्ट्री। जो डिजिटल न्यूज है उसके अगर हम सब्सक्रिप्शन लेते थे तो पहले उस पर 18% जीएसटी लगता था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बट अब उसे कम करके 5% करने की बात चल रही है। नेक्स्ट, elusive consensus, even those backing UCC demand exception for tribal communities। अपन ने यूसीसी को समझा कि यूसीसी क्या है। वन ऑफ द चैलेंज ऑफ द यूसीसी इज द ट्राइबल कम्युनिटीज। अभी तक इंडिया में दो स्टेट्स हैं जिन्होंने यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया है। फर्स्ट वन इज गोवा, सेकेंड वन इज उत्तराखंड। उत्तराखंड गवर्नमेंट में, उत्तराखंड में अगर बात करें तो वहाँ पे 3 से 4% पॉपुलेशन ही है जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है, बट स्टिल उत्तराखंड ने यूसीसी को इम्प्लीमेंट करते समय ट्राइबल कम्युनिटीज को इस एम्बिट से बाहर रखा है। इसीलिए यूनियन गवर्नमेंट के लिए भी एक तरह का ये चीज उन्हें कंसीडर करनी चाहिए कि इंडिया में तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है ट्राइबल कम्युनिटीज की, और उनकी सेफ्टी के लिए हमने 4th और 5th शेड्यूल बनाए हैं जो कि ऐसे एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से डील करते हैं जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं। तो इस चीज को रिस्पेक्ट करने के लिए ट्राइबल कम्युनिटीज को हमें कंसीडर करना चाहिए कि क्या उनको भी हम यूसीसी के अंतर्गत लाएंगे या उन्हें हम बाहर रखेंगे। ये पूरा आर्टिकल ये डिस्कस करता है।
अगले आर्टिकल की ओर चलें तो सेंट्रल लॉन्चेस न्यू एआई बेस्ड सर्विलियंस सिस्टम टू मैनेज पेस्ट. The Union government on Thursday launched the National Pest Surveillance System powered by artificial intelligence to help farmers to connect with agricultural scientists and experts by mobile phones for controlling pests. We all know कि agricultural land में पेस्ट का यूज किया जाता है, पेस्ट कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है. अब उस पेस्टिसाइड का कितना यूज करना है, कितने समय में करना है और कौन सा पेस्टिसाइड यूज करना है, ये चीज फार्मर्स के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है. क्यों? क्योंकि जो फार्मर्स हैं वो एजुकेटेड प्रॉपरली नहीं है. इंडियन फार्मर कम्युनिटी जो है उसमें इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं है. इसलिए वो कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड जहाँ से खरीदते हैं वहीं से ही रिलेटेड नॉलेज लेके और पेस्टिसाइड ले लेते हैं. इन सब के चक्कर में वो कई बार पेस्टिसाइड सेलर के ट्रैप में भी आ जाते हैं कि वो अपने पेस्टिसाइड सेल आउट करने के लिए फार्मर को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट पेस्टिसाइड नहीं प्रोवाइड करता है, बल्कि अपने प्रॉफिट के हिसाब से प्रोवाइड कर देता है. इसलिए इस पूरे ट्रैप से फार्मर को बचाने के लिए, फार्मर की यील्ड को बेहतर बनाने के लिए, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हम एग्रीकल्चर में भी एआई बेस्ड सर्विलियंस सिस्टम का यूज कर रहे हैं, जिसमें साइंटिस्ट, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट की कम्युनिटी और एक्सपर्ट्स लोग फार्मर्स की हेल्प करेंगे कि कितना पेस्टिसाइड कब और कहाँ यूज करना है, ताकि फार्मर्स की इनकम जो है वो डबल अप हो पाए, फूड सिक्योरिटी बनी रहे. नेक्स्ट आर्टिकल, हाउ कैन ट्रैफिक विच कॉजेज एयर पॉल्यूशन बी कंट्रोल्ड. एक रिसेंट रिपोर्ट रिलीज हुई है जिसमें एयर पॉल्यूशन के बारे में बताया गया है. तो अगर एयर पॉल्यूशन के सीन को देखा जाए कि हाउ सीवियर इट इज, द फर्स्ट वन इज द इंटरनेशनल एनर्जी Associates estimates that 12% of India's CO2 emission are due to road transport, of which the vast majority of particulate matter 2.5 emissions are due to heavy vehicles. जो PM 2.5 है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, एयर में कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक रहते हैं, हमें हमारी आंख से, नेकेड आई से भी नहीं दिखते हैं. अगर उनका डायमीटर 2.5 है तो वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि अगर जो एयर हम इनहेल करते हैं वो हमारे एयर के इनहेलेशन से लेके पूरा लंग्स के डीपेस्ट पार्ट तक चले जाते हैं. अगर पार्टिकुलेट मैटर लंग के इतने डीपेस्ट पार्ट तक जा रहा है, मतलब कि हम समझ सकते हैं वो कितना हमारी बॉडी को इम्पेक्ट कर सकता है. कहीं ना कहीं वो लंग्स की जो ब्रोकली है, छोटी छोटी जो यूनिट है जो लंग्स के फंक्शनिंग में काम करती है, उस पर ब्लॉकेज कर सकता है. हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, कई सारी डिसीज, एस्थमा रिलेटेड डिसीज, ब्रीथिंग रिलेटेड डिसीज हमें फेस करनी पड़ सकती है. देन सेकेंड थिंग, जो व्हीकल्स हैं उनके एमिशन से significantly to the emission of nitrogen oxide capable of causing similar health effects. Nitrogen oxides contributes to the formation of ground level ozone, worsening impacts of air quality and heat, which further fuels air pollution in अर्बन कॉन्टेक्स्ट. अगर अर्बन लैंड की बात करें, पहले भी यूपीएससी हैक के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं मेंस में अर्बन हीट लैंड के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ चुका है. सिमिलरली इसको भी हम वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं कि जो एयर पॉल्यूशन है, जो हैवी व्हीकल्स हैं उनसे नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकलता है. नाइट्रोजन ऑक्साइड फर्दर जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल पे ओजोन क्रिएट करता है, जिससे कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर और बढ़ सकता है और हम कई सारी हेल्थ रिलेटेड डिसीज से भी इफेक्ट हो सकते हैं. ओजोन दो प्रकार का होता है, एक वो जो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है, दूसरा वो जो ग्राउंड लेवल पर प्रेजेंट है. जो स्ट्रेटोस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो तो हमारे लिए यूजफुल है, वो हमारे अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्शन करता है. लेकिन जो ग्राउंड लेवल का ओजोन है वो हमारे लिए हेल्थ हैजार्ड का काम करता है, वो हमारी हेल्थ को निगेटिवली इम्पेक्ट करता है. ठीक है. What are some of the measures taken to combat air pollution? अब कुछ मेजर्स की बात करें जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए एयर पॉल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए. With the transport industry growing at 9.1% per annum, the Bureau of Energy Efficiency initiative in developing the draft corporate average fuel economy
दैट्स जिसका शॉर्ट फॉर्म कैफे है। कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नॉर्म्स फॉर कार्स इन इंडिया इज टाइमली एंड लाउडेबल। बीईई ने नया इनिशिएटिव लिया है जिसे बोला जा रहा है कैफे। इसके थ्रू व्हीकल्स की एफिशिएंसी और फ्यूल कितना अमाउंट ऑफ एवरेज प्रोड्यूस कर रहा है इस चीज को कैलकुलेट करके वर्क किया जा रहा है। द सेकेंड इनिशिएटिव इज मॉडिफाइड इंडिया ड्राइविंग साइकिल टू द वर्ल्ड लाइट ड्यूटी व्हीकल टेस्टिंग प्रोसीजर। हम लोग व्हीकल टेस्टिंग प्रोसीजर की तरफ भी शिफ्ट हो रहे हैं जिससे कि एयर पॉल्यूशन को कम किया जा सके या व्हीकल्स की टेस्टिंग की जाए जिससे पॉल्यूशन चेक हो पाए। इससे हमें ये भी पता चलेगा कि जो हमारा व्हीकल है वो कितने फ्यूल की कंजप्शन में कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा है। लेकिन अगर बात करें इस जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं इसमें एक चैलेंज भी है जो कैफे है। कैफे मतलब कि कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। उसमें हमने हैवी व्हीकल्स को जैसे कि ट्रक्स एंड अदर फ्रीट व्हीकल्स इनको इंक्लूड नहीं किया है, सिर्फ छोटे व्हीकल्स को ही इंक्लूड किया है। व्हाट मोर कैन बी डन, और क्या किया जा सकता है? तो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी क्या होता है कि जब कोई भी व्हीकल एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड के बाद हम उसे स्क्रैप कर सकते हैं, मतलब यूज से हटा सकते हैं। इस टाइम पीरियड को कंसीडर किया 20 ईयर्स। For passenger vehicles, it's older than 20 years and for commercial vehicles older than 15 years. इस टाइम पीरियड के बाद अगर कोई भी व्हीकल स्टिल यूज हो रहा है तो पहले उसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आखिर स्टिल इस व्हीकल की पोजीशन क्या है, क्या ये एयर पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है या क्या ये कंबशन ऑफ फ्यूल में ऐसी चीजें रिलीज कर रहा है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को इम्पेक्ट कर सकती हैं। ठीक है। Existing policies of the government to combat air pollution such as testing of vehicles at regular intervals to ensure they are within emission limits, banning open garbage burning and checking industrial emission need to be implemented with the greatest efficiency। ये पूरा आर्टिकल एयर पॉल्यूशन के बारे में डील करता है। हमने समझ लिया कि क्या इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं, उनमें क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या किया जा सकता है। इसमें जो रिपोर्ट्स जारी की गई हैं या जिन बॉडीज का नाम लिया गया है आपको उनके डेटा एज इट इज याद करनी चाहिए ताकि मेंस आंसर राइटिंग में आप ऐसी चीजें कोट करें जो कि आपके आंसर को और एनहेंस करें और आपको और क्वालिटी मार्क्स दिलाने में हेल्प करें। नेक्स्ट आर्टिकल, SEBI hits a wall on 76,000 crore worth dues in financial year 2023-24. The Securities and Exchange Board of India has marked dues with this much crore as difficult to recover. यहाँ पे एक टर्म यूज हो रहा है इकोनॉमी का टर्म डिफिकल्ट टू रिकवर। वो टर्म हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा ऐसा एसेट या ऐसा अमाउंट जिसको रिकवर करने के लिए हमने सारे जितने भी अवेलेबल लीगल सोर्सेज है उन्हें यूज कर लिया है बट स्टिल हम उसे रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे एसेट को, ऐसे अमाउंट को हम डिफिकल्ट टू रिकवर अमाउंट के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। सेबी अपने एक्ट, जो सेबी का 1992 एक्ट है या फिर डिपॉजिटरी एक्ट 1996 का, इन सारे एक्ट्स के थ्रू पावर कंसीडर उस सेबी को पावर मिलती है कि वो चीज़ों के, अगर चीज़ों से लोन वापस नहीं मिल रहा है या पैसा वापस नहीं मिल रहा है, कोई भी एसेट अगर नॉन परफॉर्मिंग हो रहा है तो उसे किस पावर के थ्रू, किस पावर से, किस एक्ट से पावर लेकर इस रिस्पेक्ट में वर्क कर सकती है। तो ये उसके एक्ट्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट, अगर इस आर्टिकल में चैलेंज की बात की जाए कि क्या चैलेंजेस आते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमने एक्ट्स बना रखे हैं, जैसे कि वन ऑफ द एग्जांपल है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, उसके थ्रू हम ऐसे असेट जहां से हम रिकवर नहीं कर पा रहे हैं उसकी रिकवरी के लिए हमें बहुत सारे कोर्ट्स वगैरह को कंसीडर करके या उनसे पहले सर्टिफिकेट लेके फिर रिकवरी की प्रोसेस करनी पड़ती है। तो इन सब जो छोटे छोटे लूप होल्स है, इसकी वजह से भी हमारा जो मेजर अमाउंट है वो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट टू रिकवरी के अंतर्गत जा रहा है।
Then next, disclose AI tool uses to clients. SEBI. SEBI has proposed registered investment advisors and research analysts who employ artificial intelligence tools in their services must disclose the extent of uses to clients, emphasizing the importance of strong security measures to avoid unintended data exposure. The transparency is crucial for clients to understand how AI tools contribute to the investment. We all know जो सिक्योरिटी मार्केट्स है उसे रेगुलेट करना, उसे प्रॉपर फंक्शन करना, उसकी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, जो उसमें स्टैक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये सारा काम सेबी का है। तो इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेबी ने एक एक्शन लिया है कि जो भी क्लाइंट्स हैं, जो भी इंटरमीडियरीज हैं या जो भी लोग हैं स्टॉक मार्केट में, उन्हें कोई भी अगर वो एआई टूल का यूज कर रहे हैं मार्केट को डिटेक्ट करने के लिए या मार्केट को एनालाइज करने के लिए, तो उस टूल का किस एक्सटेंट तक यूज हो रहा है, कौन सा टूल यूज हो रहा है, या उसका इम्प्लीकेशन मार्केट पर कहीं ऐसी चीजों पर तो नहीं पड़ रहा है जिससे कि वो एक्टिविटी इलीगल साबित हो जा रही है। तो इन सारी चीजों को अब सेबी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा सारे क्लाइंट्स को। नेक्स्ट आर्टिकल, Coal India mandated to pay penalty for non-supply of coal sold in e-auctions। जो कोल इंडिया लिमिटेड है, दैट इज CIL, जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है कोल के परचेसिंग, ट्रेडिंग, माइनिंग सबसे रिलेटेड। अप्रॉक्स 80% ऑफ द कोल एक्टिविटीज जो हैं वो CIL के थ्रू ही होती हैं। तो बात क्या की जा रही है, जो CIL है वो क्या करती है, ई ऑक्शन के थ्रू अपने ऑक्शंस कंप्लीट कर लेती है कि भाई कितनी वो कोल की ट्रेडिंग किस कंपनी से या किस बिजनेसमैन से करेगी। सिर्फ ट्रेडिंग का ऑक्शन को कंप्लीट करना ही काम नहीं होता है, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑक्शंस में आपने डिजिट सिक्योर कर दी कि भाई इतना ट्रेड होगा इस कंपनी के साथ, ऐसा नहीं होता है। अगर आप इस ऑक्शन के कंप्लीट होने के बाद उसको सप्लाई करने में फेल हो जा रहे हो, मतलब आपने फिक्स तो कर दिया कि हम आपको इतना कोल प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अगर आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो तो इन दैट केस आपको पेनल्टी हो सकती है। ठीक है, अभी तक क्या होता था, एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट पहले 200 रुपीज सिक्योर करवा दिए जाते थे, बट अब वो 150 कर दिया गया। ये यूपीएससी के हिसाब से कोई यूज का नहीं है, बस न्यूज में था तो मैंने आपको बता दिया। और अगर कोल सेक्टर की बात की जाए तो प्रीवियस ईयर्स के उस कंपेयर किया जाए तो राइजिंग आउटपुट, मतलब कि कोल सेक्टर में आउटपुट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बढ़े हैं, जो माइनिंग हुई है वो बढ़ी है, या कोल की क्वांटिटी जो कि आप ट्रेड कर सकते हो उसका क्वांटिटी बढ़ा है। देन एक और बात की जा रही है कि अगर क्वांटिटी इंक्रीज हुई है तो ऐसा ना हो कि किसी एक कंपनी के पास सारा का सारा कोल रखा रह जाए और जो बाकी छोटे छोटे स्टेक होल्डर्स हैं उनको इस चीज का बेनिफिट ही ना मिले। तो इस चीज के प्रॉपर सबको बेनिफिट मिल पाए, जो रिसोर्स है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाए, इस चीज के लिए प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये रूल लाया गया है कि ई ऑक्शंस के बाद अगर CIL नहीं सप्लाई कर रही है कोल को तो उस पर पेनल्टी चार्ज की जा सकती है। Then next article, PM speaks about rise in job avenues for youth, data shows otherwise। The doors of opportunities are wide open for our youth globally. Countless new employment opportunities which embedded us for many years, which eluded us for many years after independence, now are at our doorstep। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कहना ये है कि जिस अपॉर्चुनिटीज जो चीज़ें इंडियन यूथ को अट्रैक्ट करती थी कि वो ग्लोबली इन सारी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए वहां तक जाए, बट अब ऐसा हो गया है कि ये जो जितनी अपॉर्चुनिटीज है जो यूथ को अट्रैक्ट करती हैं, जो यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकती हैं, वो सारी अपॉर्चुनिटीज अब यूथ के लिए डोर स्टेप पर ही अवेलेबल की गई हैं।
अब यूथ को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर वर्ल्डली की बात की जाए तो वर्ल्ड जहां यूथ के अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, वहीं इंडिया ने कई सारे ऐसे ऑप्शंस ओपन अप किए हैं जो कि यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ये सारा चीज जो है वो कहाँ से हमें पता चलता है, ये डेटा पता चलता है हमें अनएम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट से। पहले क्या होता था, द नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यूज्ड टू रिलीज एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वेज अंटिल 2011-12। सिंस 2017 the periodic labor force survey replaced the एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्विस। हमारे लिए जो यूपीएससी हैक के अकॉर्डिंग बात की जा रही है वो ये है कि 11-12 तक एनएसओ रिलीज करती थी अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा, बट अब उसके पीरियोडिक सर्विस रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल, Argentina's monthly inflation reaches 2.5-year low of 4% in July. It was the third consecutive month with inflation under 5%. अर्जेंटीना में इन्फ्लेशन जो है वो 4% पहुंच गया। इन्फ्लेशन क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, जो कमोडिटीज रहते हैं, उनकी प्राइस में अगर राइज देखा गया है, अगर किसी चीज की कॉस्ट जो सेलिंग प्राइस है वो बढ़ी है, उसकी प्राइस में हाइप देखा गया है, उसे कहा जाता है इन्फ्लेशन। एक हद तक, एक लिमिट तक जो इन्फ्लेशन रहता है वो हर मार्केट के लिए यूजफुल रहता है। वो कहीं ना कहीं जो प्रोड्यूसर रहता है, जो बिजनेसमैन रहता है, उसको इंसेंटिव प्रोवाइड करता है, उसको कहीं ना कहीं पुश करता है कि आप प्रोडक्ट्स बनाइए, मार्केट में सेल आउट करिए और प्रॉफिट कमाइए। एट द एंड हर पर्सन का काम क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। सिमिलरली अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा तो अगर प्राइसेस बहुत कम हो जाएंगी तो जो मैन्युफैक्चर है उससे पैसा ही नहीं मिलेगा, उसे प्रॉफिट ही अर्न नहीं होगा, तो उसे इंटरेस्ट ही नहीं आएगा कि मैं क्यों काम करूं, मैं क्यों गुड्स बनाऊं और क्यों सेल आउट करूं चीजों को। इससे जो लोग होते हैं वो कम अपने आप को नीचे करने लगते हैं किसी भी चीज के प्रोडक्शन को करने के लिए। इसलिए एक ब्रैकेट तक इन्फ्लेशन अच्छा रहता है जो कि इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए, हेल्दी ग्रोथ के लिए या कंटिन्यूअस इकोनॉमी ग्रो करती रहे उसके लिए बेहतर होता है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो इस चीज को चेकआउट करता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू, ऐसी पॉलिसीज के थ्रू जो कि इंडिया में इन्फ्लेशन एक ब्रैकेट के अंदर रखा जाए। इंडिया में इन्फ्लेशन सीपीआई के थ्रू मेजर किया जाता है। ये कहा जाता है कि ±4% इन्फ्लेशन इज बेयरेबल, मतलब 4% से अगर 2% बढ़ रहा है मतलब 6% तक भी जा रहा है, या 4% से 2% कम जा रहा है 2% तक भी जा रहा है, तो भी इन्फ्लेशन इस ब्रैकेट में रहना चाहिए। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स तक इस ब्रैकेट से बाहर रहा है तो आरबीआई को रिपोर्ट बतानी पड़ती है कि क्या रीजंस है या इसके लिए क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। इस ग्लोबल न्यूज को हमने किस तरह से इंडिया से रिलेट किया और अपनी चीजें रिवाइज की जो कि यूपीएससी में काम आ सकती हैं। दिस इज ऑल अबाउट एनालिसिस। पॉलिटिकल टर्मोइल थ्रेटन्स थाईलैंड्स प्लंडरिंग इकोनॉमी। वी ऑल नो, जो थाईलैंड है, थाईलैंड में अभी पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, मतलब वहां के प्रेसिडेंट को डिसमिस कर दिया गया है, वहां पे फ्रेश इलेक्शंस होने वाले हैं, उसके बाद वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को अपन देख सकते हैं। इस सब पॉलिटिकल टर्मोइल के कारण वहां की जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुई है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहती है तो वहाँ का टूरिज्म कम हो गया है, वहाँ के जो फिजिकल पॉलिसीज हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज अनाउंस करती है, कहीं ना कहीं उन पे भी इम्पेक्ट आ गया है। तो इन सब चीज़ों के चलते वहाँ का जो इकोनॉमी है बेसिकली वो भी कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है। ये आर्टिकल इस चीज़ की बात करता है कि किस तरह से एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी किस तरह से इकोनॉमी को इम्पेक्ट कर सकती है। तो हमने देख लिया, पहला चीज़, गवर्नमेंट की पॉलिसीज एक प्रॉपर कांस्टेंट रेट में नहीं चलती हैं। दूसरा, जो टूरिज्म है वो, जो थाईलैंड है वो पूरा टूरिज्म कंट्री है, मतलब वहाँ पे की जो इकोनॉमी है कहीं ना कहीं टूरिस्ट बेस्ड है। तो अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो टूरिस्ट का आना भी कम हो जाता है, जिससे कि वहाँ की इकोनॉमी कहीं ना कहीं डाउन हो गई है।
ऑलरेडी जो कि कोविड से सफ़र कर ही रही थी। कोविड से उन्होंने रिकवर भी नहीं कर पाया था अभी पूरे तरीके से, और फिर ये इशू उनको देखने को मिला। शरिया रूल तालिबान्स लास्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से सुप्रीम लीडर। वी ऑल नो 15 अगस्त 2021 में हमारे नेबर कंट्री अफगानिस्तान में तालिबान ने गवर्नमेंट फॉर्म कर दी, और कल इस चीज़ को 3 इयर्स हो गए, तालिबान को रूल में आते हुए 3 साल हो गए। तो इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हमारा अल्टीमेट एम क्या है कि शरीयत के लॉस को फॉलो करवाना। Our responsibility of service to religion ruling according to Sharia Islamic laws is our lifelong responsibility। उनका कहना ये है कि हमारा पूरे जीवन का रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हम रिलीजियस जो रूल्स है, जो शरिया के रूल्स हैं, उसको कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग फॉलो करवाते रहें। यही हमारे लिए ह्यूमंस के लिए सर्विस है, यही हम एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। On anniversary of defeat, जापान पीएम वोज टू डिफेंड रूल बेस्ड ऑर्डर। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बात कही 1942 में वर्ल्ड वॉर टू जब चल रहा था, इसी टाइम पे जापान को डिफीट हुई थी, जापान की हार हुई थी। उस टाइम के हीरोज के लिए या उस टाइम से उन्होंने क्या सीखा कि उनका ये कहना है कि हम रूल बेस्ड ऑर्डर को ही प्रमोट करेंगे, हम ऐसी कोई एक्टिविटी को प्रमोट नहीं करेंगे जिससे कि वर्ल्ड फिर से वॉर में इन्वॉल्व हो सके। ठीक है, ये पूरा एक पॉलिटिकली स्टेटमेंट है, इसका यूपीएससी से ज़्यादा कुछ रिलेशन नहीं रहा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। होप यू ऑल लाइक सेशन, और इस तरह से अच्छे सेशन से बने रहने के लिए आप एग्जैक्ट आईएएस से जुड़िए। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इशू हो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम की पोस्ट पर, इंस्टाग्राम के पेज के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज को, अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। Thank you. Hope you all like this session. Stay tuned.